बंगाल में राम के नाम पर संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी ने अपनी चुनावी रथ यात्रा का चौथा चरण शुरू कर दिया है। अमित शाह हुंकार भर रहे हैं, वो मंचों से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी श्री राम के उद्घोष से डर गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो पलटवार करते हुए कह रही हैं कि राम के नाम पर बीजेपी के उपद्रव को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जय सिया राम का नारा ममता बनर्जी लगा रही हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रहा है बंगाल का आकाश। श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ बीजेपी के प्रचार में राम है, बीजेपी के राजनीतिक विचार में राम है, टीएमसी की चुनावी सियासत की रार में राम है, बंगाल में सत्ता के लिए होने वाले युद्ध के सार में राम है। राम का नाम है, चुनावी संग्राम है। बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के चौथे चरण का शंखनाद करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। कूच विहार में मदन मोहन मंदिर में माथा टेका, पूजा पाठ किया, प्रसाद खाया और फिर प्रचार के तोरण द्वार से होकर मंच पर पहुंचे। पहुंचते ही ममता के खिलाफ छेड़ा संग्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी चाहती है कि बंगाल के चुनाव में राम धुरी बन जाए, ऐसी धुरी जो ऐसा घूमे कि बीजेपी का माथा सत्ता चूमे। इसीलिए बीजेपी के सारे नेता एक सुर में उद्घोष कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम। ममता को इसी नारे से नाराजगी, ये नाराजगी वो कई मौके पर दिखा चुकी हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। अभी 23 जनवरी की ही तो बात थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर हुए समारोह में जय श्री राम के नारे लगे। ममता बनर्जी आपा खो बैठी थी। प्रधानमंत्री के सामने ही गुस्सा जताते मंच से उतर गई थी। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। टीएमसी जय श्री राम के नारों से डर रही हो या नहीं, मगर नाराजगी जरूर जग जाहिर कर रही है। ये आज की ही तस्वीरें हैं बंगाल के हुगली की। आरोप है कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी पर भी बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की।
बंगाल की राजनीति में राम के नाम का संग्राम मचा तो रावण की भी एंट्री हुई। ममता के मंत्री बीजेपी पर रावण वाली हरकत करने का आरोप लगाते हैं। রাবণ যখন এসেছিল মা সীতাকে হরণ করতে কি বেশ করে এসেছিল? গেরুয়া বেশ করে এসেছিল সাধুর রূপে। ভিক্ষাম দেহি ভিক্ষে দিতে এসে তাকে হরণ করে নিয়ে গেল। সুতরাং সব গেরুয়া পরে থেকে সে রাম হতে পারে না, রাবণ আছে। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बंगाल में तृणमूल और बीजेपी की सियासत बिल्कुल जुदा है। ममता की पार्टी मुसलमान वोट की सियासत करती है तो बीजेपी हिंदू वोटर्स को लुभा रही है। ऐसे में भगवान राम के नारे गूंज रहे हैं तो रावण का नाम भी सियासी जुबान पर चढ़ा है। श्री राम, जय जय श्री राम। कोलकाता से पौलमी साहा, अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ भोलानाथ साहा, हुगली आज तक। अब जरा आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय कितना जरूरी है, जिसको लुभाने की कोशिश बार बार बीजेपी के इन बड़े नेताओं की ओर से की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम जानकारी देते हैं। पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति की जितनी आबादी है उसमें 50%, जैसा कि आप देख रहे हैं, मतुआ समुदाय के लोग हैं। लोकसभा की करीब 10 सीटों पर मतुआ समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है और इसी वजह से बार बार कोशिश यही की जाती है कि इन लोगों को अपने पक्ष में लेकर आया जाए। बंगाल की तकरीबन 21 सीटों पर, देखिए, लोकसभा की 10 सीटों पर मतुआ समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है और इसी वजह से अब न सिर्फ बीजेपी बल्कि टीएमसी की ओर से भी इन लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की गई। जबकि अगर बंगाल के करीब 21 सीटों की बात करें तो वहां पर सीधे सीधे मतुआ समुदाय का प्रभाव देखा जाता है। ये विधानसभा की महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर वो जीत और हार तय करते हैं। यही वजह है कि मतुआ समुदाय को साधने की भरसक कोशिश लगातार की जा रही है। और यहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से जिस तरह की मेहरबानी मतुआ समुदाय पर की गई थी, दरअसल उनको अपने पक्ष में करने के लिए वो आपको दिखा रहे हैं 1000 रुपए प्रतिमाह किस तरह से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। मतुआ पर ममता की कौन कौन सी मेहरबानी रही है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश में है, ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय पर मेहरबान है। उन्हें मालूम है कि मतुआ समुदाय अगर उनके साथ रहेगा तो सत्ता बची रहेगी। आपको हम ये दिखा रहे हैं कि उनकी मेहरबानी किस किस तरह से मतुआ विकास बोर्ड को 10 करोड़ रुपए ममता बनर्जी सरकार की ओर से दिया गया था। यह भी अपने आप में काफी ज्यादा अहम रहा। 5 लाख मतुआ को जमीन का अधिकार भी दिया गया। ये देखिए, 5 लाख मतुआ समुदाय के लोगों को जमीन का अधिकार दिया गया था और इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार आदिवासी देवस्थलों की मरम्मत करा के मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। तो मतुआ समुदाय आखिर क्यों इतना प्रभावशाली माना जाता है, आप इन आंकड़ों के जरिए आराम से इस बात को समझ सकते हैं। तो मतुआ समुदाय इस बार किसके साथ जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इस समुदाय को लुभाने की कोशिश इन दोनों ही बड़ी पार्टियों की ओर से पश्चिम बंगाल में की जा रही है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। एक के बाद एक हमने आपको दिखाया भी कैसे बीजेपी की रैलियां पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हैं। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता दीदी पर हमला कर रहे हैं तो ममता बनर्जी भी लगातार कर रही हैं पलटवार। इस बार ये परिवर्तन यात्रा तय करनी है। ये बार बांग्ला, ये बार 200 पार। चाइना चाइना चाइना, बीजेपी के चाइना। ममता दीदी को जनता की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। आने वाला चुनाव में बीजेपी के हराना है। पश्चिम बंगाल में चढ़ा चुनावी बुखार सड़क से मंचों तक आर पार उतर चुका है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ने बंगाल की सड़कों को भगवा कर दिया। राजनीतिक हिंसा हो या फिर राष्ट्रवाद का कार्ड, चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से दंगल में तब्दील हो गया। ममता दीदी को बड़ा भरोसा है कि जनता की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। यदि चान तबेई बीजेपीर मुख देखबेन, ता नाले नय। चाइना दांगा, चाइना खून, चाइना लुटतराज,
চাই না মা বোনদের অসম্মান। तो डाल डाल में पात पात, इसी तरह से जुबानी जंग भी लगातार बंगाल की राजनीति में जारी है। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीख के ऐलान के पहले ममता बनर्जी का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में हमने ममता बनर्जी से तीखे और सीधे सवाल पूछे। ममता बनर्जी ने उन तमाम सवालों पर किस तरह से जवाब दिए हैं, आप भी सुनिए। Didi, welcome and thank you so much for joining us here at the India Today Conclave. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, you fought and won so many elections in your life over a 5-decade political career. आपने अलग अलग तरह के इलेक्शंस देखे हैं, लड़े हैं, जीते हैं। ये इलेक्शन आपकी जिंदगी के बाकी इलेक्शन से अलग कैसे? कोई अलग का कोई बात ही नहीं होता है। जिसके पास हिम्मत है लड़ने के लिए वो कभी डरता नहीं है। और हम तो एक स्ट्रीट फाइटर हूँ, वो हर रोज मेरे को स्ट्रीट में लड़ने पड़ता है। ये तो हमारा पास एक छोटा से बात जैसा होता है, जस्ट ए रूटीन मैटर, नथिंग एल्स। आपके हिसाब से दीदी, व्हाट आर द की इश्यूज इन विच यू वांट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल? क्या मुद्दे हैं जिस पे आप चाहती हैं कि ये चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हमारा बंगाल में सबसे असली मुद्दा है, हमारा पूरा फ्री रेशन हम देता है। 10 crore population, totally free ration, no money is there, we give all the subsidy. Now we have the Shastro Swati card, that is only for one family we give 5 lakhs rupees, the smart card. So every family can spend 5 lakh rupees for their family treatment. So food is free, health is free, education is free, and there are so many schemes, social security schemes, through which we can work at the grassroots level. And अभी तो हमारा 10 crore पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा थोड़ा होगा, लेकिन हमारा 99% पॉपुलेशन को हम कोई ना कोई स्कीम पे कवर किया है। दैट इज माई एडवांटेज एंड इट विल कंटिन्यू बिकॉज सो मेनी, कोई ना कोई हमको पूछता है कि आपका पार्टी का इडियोलॉजी क्या है। मैं यही कहता है कि हमारा पार्टी का इडियोलॉजी है, वी आर प्रो पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। व्हाट यू थिंक अबाउट द डेमोक्रेसी, द डेफिनेशन। सो हम सोचता है कि हमारा पार्टी लोकतंत्र के लिए है, आज जो पब्लिक चाहते हैं वो हम करते हैं। हम कभी टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, हम काम करके, कठिनाई का साथ काम करके, मुकाबला करके हम काम करते हैं इसी के लिए कि जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़े कि हर रोज एलपीजी का दाम बढ़ा दो, डीजल का भाव बढ़ा दो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो, किसान का जमी लूट लो, मजदूर का इंडस्ट्री बंद कर दो। हम कभी ऐसा नहीं करते। हम मजदूर को भी बचाते हैं, किसान को भी बचाते हैं, बेरोजगारी को भी बचाते हैं, ऐसे माँ बहन को भी सम्मान देते हैं। ऐसे हमारा काम है कि हम खेती भी देखते हैं, हम मजदूर भी देखते हैं, इंडस्ट्री भी देखते हैं, दोनों दो बहन का तरह है। तो इसी के लिए काम जो करते हैं उसका पास काम करना ही काम है। अब तक जो इतिहास के इलेक्शंस रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो लड़े गए हैं क्लास स्ट्रगल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से। अब हम देख रहे हैं कि रिलीजन, धर्म और साथ ही साथ कास्ट भी जुड़ गया है, क्योंकि बंगाल में अब तक कास्ट पे ज्यादा चुनाव नहीं लड़े गए। आपको ये चेंज क्यों होता हुआ दिख रहा है एंड हाउ आर यू ट्राइंग टू डील विद इट? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बंगाल में कभी ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीजेपी इसको शुरुआत किया है और वो हर जगह में जाते हैं और जाके कास्ट का साथ कास्टिज्म करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट को लगा देता है। पहले तो धर्म को लेके किया है, हर धर्म को तो एक साथ में लेके चलते नहीं है। वो तो कभी हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ना, पंजाबी में क्या है, हिंदू नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी है, पंजाबी भी है, तो ये भी उसको डिवाइड कर देता है। स्टेट का अंदर में जो बंगाली है, बंगाली में भी डिवाइड कर दिया। कैसे बोलता है, वो बांग्लादेश का बंगाली है, वो इधर का बंगाली है। अरे भाई, और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, लोकल लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का असर पे हम लोग बात करते हैं। जैसे तो हिंदू मुसलमान तो करते ही है, सिख ईसाई करते हैं, कभी बंगाली और बंगाली भी कर देते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग ये भी कर देता है। बंगाली का साथ बंगाली को भी लड़ाता है। ये इसका काम ही है कि इसको पता है अगर डेवलपमेंट का इशू पे लड़े तो पूरा हट जाएगा। ये इशू है कि उसका कोई काम देने वाला नहीं है, कोई काम तो नहीं करते हैं, हर रोज खाली गुंडागर्दी करते हैं, हर रोज खाली दंगा फसाद करते हैं, हर रोज खाली लूट लेता है और सबको इनकम टैक्स का डर दिखाता है, सीबीआई का डर दिखाता है, सुबह से रात तक यही एजेंसी को देखे कराता है। ये क्या कोई गवर्नमेंट चल रहा है? ये कोई गवर्नमेंट है? ये हमारा साथ ऐसे नहीं लड़ सकता है लोकतंत्र में।
इसका काम है खाली बड़ा बड़ा बात करो और गुंडागर्दी करो। आज जो होम मिनिस्टर आया इधर में, मैं सुबह में जब मालदा से आ रहा था तो मेरे को जर्नलिस्ट ने पूछा, जी दीदी अमित शाह जा रहा है, आपको कुछ बोलना है? मैं बोला देखो हम क्यों बोलेगा, उनका आने का हक है, वो आ सकता है, बोल सकता है, उसका फ्रीडम है, हम क्यों इसमें जाएगा। हम कुछ नहीं बोला। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। मीडिया मस्ट कम टुगेदर and they must fight the battle against of this corrupted, inefficient, incompetent, irresponsible government. सबको पास खाली केस देता है, सबका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, और अपन के लिए क्या करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में भाषण देता है। लोगों तो समझते नहीं है, जो उसका जब भाषण देता है सोचता है गुजरात में जाके देखो, अच्छा गुजराती तो उसका मदर टंग है, हम नहीं बोलेंगे, बोल सकता है। बंगाल में आता है, सोचता है यार रविंद्रनाथ नजरुल ये सब नाम कैसे बोलता है। अरे हम देखा वो दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहा था। वो तो मेरे को मैं देखता है, लेकिन सब तो नहीं जानता है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी स्पीच देता है टेलीप्रॉम्प्टर, उसको अपन का कुछ नहीं है। तो अपन का कुछ नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो अमित शाह का मापिंग नेता ही होगा ना, जो अपन को अपन लीडर मानता है और सबको गाली देता है। सोचता नहीं है कि आईना से ओ आपका चेहरा पहले तो देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। दीदी वो आपने नेताजी के इवेंट का जिक्र किया, वहां पे जो हुआ उस पे कभी आपसे बात नहीं करने का मौका मिला, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप वहां मंच पे बैठी थी, आप क्या देख रही थी जब आपने देखा कि नारे लगे जय श्री राम के? आपने नहीं वो नारा नहीं, और कुछ नारा था। आप उसको एक ही को पकड़ा, लेकिन और कुछ था। एक पॉलिटिशियन के पक्ष, पॉलिटिशियन का नाम पे बहुत सारे नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में कोई पॉलिटिशियन का, उसका जन्म दिवस जब हो रहा था तो उसको पॉलिटिकल नारा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट गांधी जी, नेताजी और अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद, whoever नेताजी, whoever it may be, we have to be submissive। सबमिसिव तो नहीं है। ओ क्यों ऐसा स्लोगान दिया, पार्टी का स्लोगान? गवर्नमेंट का प्रोग्राम में पार्टी का स्लोगान क्यों होगा? और पार्टी का स्लोगान दिया ऐसा स्लोगान कि जो स्लोगान में नेताजी को छोटा कर दिया। अब देखो रविंद्रनाथ ठाकुर का फोटो नीचे देता है और वो लोगों का फोटो ऊपर में देता है, पाए का सामने में रख देता है। और ये क्या है, एक क्या कुछ जानकारी नहीं है। बड़ा बड़ा नेता है, बोलता है रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म लिया शांति निकेतन में। अरे नहीं बाबा, जन्म तो लिया है जोरासाको ठाकुरबाड़ी में। जब आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लो। इतना ऑफिसर है, इतना प्रोफेसर है, इतना सब है, इडियोलॉजी का बात पे बात करते हैं, धर्म का बात में टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, अरे बात बताने का लोग नहीं है। आज देखिए ना किसान आंदोलन ने के क्या हुआ, आज आंदोलन जीविका नाम पे क्या बात करते हैं। वी आर ऑल्सो फ्रॉम द मूवमेंट, हम भी आंदोलनकारी बोलने से हमको गौरव होता है। क्यों बोलेगा ऐसे ऐसे बात? कभी कोई काम करता है उसको साथ नहीं मिलता है तो खालिस्तानी बोल देता है, पाकिस्तानी बोल देता है, कभी कभी उसको जो भी मर्जी कह देता है, टेररिस्ट कह देता है। व्हाई? वी लव आवर कंट्री लाइक एनीथिंग, वी लव आवर मदरलैंड लाइक एनीथिंग। व्हाट डू यू थिंक दैट ओनली यू आर द मास्टर ऑफ द मदरलैंड एंड वी आर नॉट? वी आर बोर्न एंड बॉट अप फ्रॉम दिस कंट्री एंड we are ready to give my blood for the motherland. We love our country like anything. It is not that. खाली झूठा बात कहते हैं, झूठा और गंदा बात, इसमें असर नहीं होता है। आपने किसान आंदोलन की बात की। किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो तीनों मोदी सरकार के न्यू फार्म लॉज हैं उनको वापस लिया जाए। सरकार फिलहाल नहीं कर रही है। आप कैसे देखती हैं इस एजिटेशन को? क्योंकि अगर नेशनल, क्योंकि ऑपोजिशन बीजेपी कहती है कि ये केवल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है,
बंगाल का किसान हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश, कहीं का भी हो, बाकी स्टेट्स में इस तरह का एजिटेशन नहीं हो रहा, केवल 2.5 स्टेट्स का ये एजिटेशन। हाउ डू यू सी दिस? ये ठीक नहीं है। किसान का मूवमेंट देखो, किसान ऐसा एक शब्द है, मजदूर ऐसा एक शब्द है, माँ ऐसा एक शब्द है, और यंग जेनरेशन जिसको हम जेनरेशन कहते हैं, यूथ, स्टूडेंट, एक एक कैटेगरी होता है जिसमें ऑल कैटेगरी को ये टच करते हैं। किसान का जो मूवमेंट है, हम लोग का पूरा सपोर्ट है। 3 बिल ड्रैकोनियन बिल है, इसको विड्रॉ करना चाहिए। बंगाल में आसन नहीं पड़ा, कौन बोला? हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट किया और हम तो बंगाल में डिसीजन ही लिया है कि हम किसान को कुछ नहीं लूट करने देगा, हम लूटने नहीं देंगे। इसी के लिए बंगाल का किसान शांत है। बंगाल का किसान का पूरा सपोर्ट जो किसान मूवमेंट हो रहा है उसका साथ है। और अब इंडिया टुडे ग्रुप के वायु प्रदूषण संबंधित अभियान लेट इंडिया ब्रीथ, जो हीरो इलेक्ट्रिक द्वारा समर्थित है, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धैर्य गुप्ता की कहानी, जिनका संगठन अर्थ राइड इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लीज पर देता है। इन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के उपयोग से वायु प्रदूषण को काफी ज्यादा कम किया जा सकता है। भारत में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों के उत्सर्जन का है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से एक प्राथमिक कारण दोपहिया वाहन है। Something which is often ignored when you talk about pollution in the cities is the vehicular pollution coming from two-wheelers. More than 25% sometimes comes from two-wheelers just because the sheer numbers. इस समस्या से लड़ने के लिए एक युवा उद्यमी धैर्य गुप्ता ने अर्थ राइड की शुरुआत की, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लीज पर देते हैं। So I was just want to do something for the vehicular pollution. I looked at the entire gamut of it. So I said, why not try to convert the existing two-wheel fleet to electric, so that people adopt electric vehicles faster, and we can help reduce the air pollution in the long term. अर्थ राइड का लक्ष्य वितरण और व्यक्तिगत वाहनों के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ताकि ग्राहकों को उनके उपयोग के व्यवहार के बिना विश्वसनीय और लंबी दूरी के इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ बदल दिया जाए। We can't wait for things to be perfect. If we want it to be changed, we'll have to take steps ourselves. Where people can start saying that I have to reduce my carbon footprint, I have to reduce the pollution that I personally produce, I think we'll solve the problem. धैर्य गुप्ता और अर्थ राइड को हमें सांस लेने दो का एक सुनहरा सलाम। ये वो पवित्र जगह है जहां पर चुनावों के दौरान हर एक राजनीतिक दल आते हैं सर झुकाने के लिए और यहां का आशीर्वाद लेने के लिए। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, अजमेर शरीफ दरगाह के बाद ये दूसरी ऐसी दरगाह है जहां पर जियारत के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी धरती से आज इस बात की बड़ी पड़ताल करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल के 30% मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, कौन से हैं उसके मुद्दे और कौन सी पार्टी इस बार उनके दिल में है। तो चलिए अलग अलग हिस्सों में जाकर करते हैं इसी बात की बड़ी पड़ताल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की चुनावी चौसर बीत चुकी है और सियासी दलों की निगाहें एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय की ओर हैं। इनके अपने हालात चाहे जैसे हों, भले ही गरीबी और तंगहाली से कभी इनका नाता ना टूटा हो, लेकिन दशकों से बंगाल का भाग्य विधाता यहाँ के मुस्लिम ही चुनते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी इन पर खासी मेहरबान हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम मतों के लिए बंगाल में अपनी बिसात बिछा रही हैं। कभी वाम दलों का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अगर अपनी धाक जमाई और सत्ता के शीर्ष तक पहुंची तो उसके पीछे मुस्लिम वोटरों का बहुत बड़ा योगदान था। 30% मुस्लिम आबादी एक मुश्त ममता बनर्जी को न सिर्फ 2011 बल्कि 2016 में भी उसने वोट किया था। लेकिन इस बार का समीकरण ममता के पक्ष में थोड़ा गड़बड़ा गया है। वैसे आपको बताते चले, आखिर चुनावी गणित क्या है मुस्लिम वोटरों का, वो कौन कौन से पश्चिम बंगाल के इलाके हैं जहां पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। आखिर हर चुनावों में मुस्लिम मतदाता क्यों बन जाते हैं यहाँ के भाग्य विधाता। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता करीब 27 से 30% के बीच हैं। 294 में से 125 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2011 तक मुस्लिम समुदाय वामपंथी दलों या फिर कांग्रेस को वोट करता रहा था। 2011 विधानसभा चुनाव में बंगाल के 41% मुस्लिमों ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को वोट किया था, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में 50% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया था।
2016 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को मुस्लिम बहुल 125 में से 90 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में 40% मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी को वोट किया था, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी के पक्ष में मतदान किया था। आंकड़े गवाह हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी नैया का बड़ा खेवनहार मुस्लिम वोट बैंक ही है। ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचाने में मुस्लिम वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। इस बार पश्चिम बंगाल की चुनावी फिजा थोड़ी अलग है। बंगाल में दशकों पुराने वामपंथी वर्चस्व को तोड़कर 10 सालों से सत्ता में मौजूद ममता बनर्जी के सामने अब बीजेपी की ललकार है। बीजेपी साम दाम दंड भेद की वो सारी तरकीबें अपना रही है जिससे वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सके। ममता बनर्जी जबकि अच्छी तरह जानती हैं कि अगर बंगाल की सत्ता में बने रहना है तो उन्हें मुस्लिम वोट बैंक का ख्याल रखना होगा। यही वजह है कि 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की मौजूदगी में जय श्री राम के नारे लगे तो ममता असहज हो गयी। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। ममता बनर्जी ने तमतमाते हुए अपना भाषण भी 1 मिनट में ही खत्म कर दिया था। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय भारत। ममता बनर्जी को खौफ जय श्री राम के नारे से नहीं था, खौफ था तो मुस्लिम मतदाताओं के बिदकने का। बीजेपी को मुस्लिम वोटरों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर जब नाराज हो जाती हैं तो बीजेपी ये कहती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये इस तरह की नाराजगी जता रही है ताकि उनका मुसलमान वोट बैंक खिसक नहीं जाए। ममता बनर्जी ने पिछले करीब 10 साल के अपने शासनकाल में तमाम फैसले मुस्लिम समुदाय को देखते हुए लिए। उन पर बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगे। अब विधानसभा चुनाव की दस्तक करीब है, ऐसे में क्या सोच रहा है बंगाल का मुस्लिम मतदाता? माहौल तो सब ठीक ही है, लेकिन अभी किस तरफ, क्या इलेक्शन का टाइम किस तरफ कितना ज्यादा वोट जाएगा ये अभी तक किसी को पता मालूम नहीं पड़ रहा है। मुस्लिम का 27 वोट है, 27 क्यों वोट है, इसमें से 25% वो टीएमसी में जाएगा, 1% उसी को बटोरा होगा। छोटी पार्टियां सिर्फ कांग्रेस, तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन बीजेपी तो खुश हो रही है कि मुसलमान वोट बटेगा। वो तो देखो बीजेपी को कहना तो कहेगा, लेकिन अंदर का जो बात है वो पब्लिक के अंदर है, पब्लिक के अंदर है, पब्लिक के अंदर। पश्चिम बंगाल की चुनावी रण में इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी एंट्री लेने जा रहे हैं। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। उसी कामयाबी को दोहराने की कोशिश ओवैसी बंगाल में भी करना चाह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। न सिर्फ अब वो बंगाल जीतना चाहते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पांव पसारना चाहते हैं और इसके लिए लगातार वो इन दोनों ही राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में आकर असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान ने सभी को हैरान कर दिया था, क्योंकि यहां पर वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खासतौर से उन इलाकों में पूरा करना चाहते हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। लेकिन मुसलमान क्या बिहार की तरह असदुद्दीन ओवैसी को करेगा वोट, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस साल की शुरुआत में ही असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ दरगाह पहुंचे और वहां की पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। ओवैसी ने पीरजादा को ममता के लिए खतरा बता दिया था। ओवैसी की पार्टी AIMIM की बिहार में एंट्री के वक्त से ही ममता बनर्जी को डर सता रहा था कि कहीं ओवैसी बंगाल में एंट्री न मार दे। वो बार बार ओवैसी पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाती रही हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে।
হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে, ওদের খুব হিন্দু মুসলিমদের বলবে, ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক। ओवैसी का तो वैसे भी विवादों और बवालों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने ममता के आरोपों का जवाब भी दिया। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है, भाई हिंदू भी है, ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वोट है, तो इस सबकी नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल के ये तो जनता के हाथ में है, किसको वोट दें ना दें, तो ये है। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में फुरफुरा शरीफ की तरफ से एंट्री मारी है। ओवैसी की पार्टी के जिन 5 नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, उनको ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाया है। ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ दरगाह की पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का समर्थन किया है। अब्बास सिद्दीकी यहां से खुद नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नई पार्टियां भी अस्तित्व में आ रही हैं, जो बड़ी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बनती भी चली जा रही हैं। हुगली जिले के इसी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी साहब की ओर से इंडियन सेकुलर फ्रंट की घोषणा की गई है, और वो इसलिए क्योंकि इस पार्टी के जरिए वो मुसलमानों के असल मुद्दों को उठा सके और उनको उनका हक दिला सके। लेकिन माना यही जा रहा है कि उनकी इस नई पार्टी के ऐलान के साथ सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर किसी की बढ़ी हैं तो वो है ममता बनर्जी। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से चलकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीरजादा साहब से मुलाकात की थी, और माना ये जा रहा है कि अगर ये दोनों साथ में मिलकर चुनावी मैदान में उतर गए तो फिर ममता बनर्जी का खेल खराब हो सकता है। फुरफुरा शरीफ के बारे में हम आपको बताते चलें कि ये अजमेर शरीफ दरगाह के बाद देश में मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। फुरफुरा शरीफ दरगाह बंगाल के हुगली जिले में है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों के लिए आस्था का ये सबसे बड़ा केंद्र है। इस दरगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मज़ारें हैं। हजरत अबू बकर का जन्म 1846 में फुरफुरा शरीफ में ही हुआ था। दरगाह परिसर में एक मस्जिद भी है, जिसका निर्माण 1375 में हुआ था। दरगाह के पीरजादा हजरत अबू बकर सिद्दीकी के ही वंशज माने जाते हैं। हजरत अबू बकर की याद में हर साल उर्स का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। फुरफुरा शरीफ में यूं तो शुक्रवार को भारी भीड़ होती है, लेकिन मार्च में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि उर्स मनाने के लिए न सिर्फ देश से विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। फुरफुरा शरीफ मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए देश में दूसरे नंबर की अपनी अहमियत की वजह से हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। राजनीतिक दलों के नेता यहाँ मत्था टेकने आते हैं, लेकिन क्या फुरफुरा शरीफ का विकास हुआ है? कोलकाता की फुरफुरा शरीफ में पीर साहब की दरगाह में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये पूरा का पूरा इलाका आपको बता दें मुस्लिम बहुल है, लेकिन यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मुस्लिमों को हर साल हम सब देखते हैं कि किस तरह से लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन स्कूल, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे पर यह पूरा इलाका कहां पर खड़ा हुआ है? इसी पर बातचीत करने के लिए सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पीरजादा सोबान सिद्दीकी, मैं यहाँ का बड़े हुजूर का छोटा लड़का का लड़का हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो पूरे इलाके का विकास हुआ है? देखिए, जैसा हम लोग का मांग है वैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं, लेकिन कुछ हुआ। फुरफुरा के लोग मानते हैं कि कुछ तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा कुछ हुआ है, लेकिन हम लोग का मांग बहुत कुछ है। जैसा मेरा भाई बोला है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक तो है, पीर अबू बकर नाम में एक तो यूनिवर्सिटी चाहिए, उसका बाद हम लोगों का टेक्निकल स्कूल चाहिए, उसका बाद गर्ल्स हॉस्टल एंड गर्ल्स स्कूल भी चाहिए हम लोग को। गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स स्कूल भी ये हम लोग का मांग है। गर्ल्स स्कूल कहे कि अगर लड़की लोग अगर एजुकेशन में जाएगा तो पूरा नेशन एजुकेशन में जाएगा। तो क्या इस बार फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बंगाल में मुस्लिम वोट बंट जाएगा?
हम लोग अभी है ठीक है, जहाँ जाएगा एक जगह जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है। फुरफुरा शरीफ में आप बातचीत करेंगे, किसी भी पार्टी का नाम यहां पर नहीं लिया जाएगा जुबान में, लेकिन ये जरूर किया जाएगा कि मुसलमान वोटों के बंटने की जो बात कही जा रही है वो गलत है। मुसलमानों का वोट बटेगा नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही जगह जाएगा। बंगाल के मुस्लिमों का कहना है कि अभी चाहे जितनी पार्टियां दिख रही हों, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम वोट आखिर में ममता बनर्जी के पक्ष में ही जाएगा। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं फटेगा। अभी बोलेगा हम करेगा, लेकिन जब इलेक्शन थप्पा मारने जाएगा ना, सारा वोट टीएमसी में जाएगा। अच्छा। ये मेरा दिल गवाह दे रहा है, पब्लिक भी ऐसी सोच भी रखता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बंगाल में मुसलमानों की अच्छी स्थिति को बयां नहीं करती। मुसलमानों का विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इसको लेकर हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से लगातार आपस में तू-तू मैं जारी रहती है, लेकिन पहली बार पीर के मैदान में उतर जाने से जो खुद किंग मेकर बनना चाहते हैं वो किस तरह का समीकरण बना या फिर बिगाड़ पाएंगे, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम मतदाताओं का खैर मकदम फिर से शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने तो दावा किया है कि उनके राज में अल्पसंख्यकों के विकास का 99% काम पूरा हो चुका है, लेकिन क्या हकीकत भी यही है? कोलकाता में हाथ रिक्शे के संचालन को दशकों से अमानवीय बताया जा रहा है। इसे बर्बरता से भी जोड़ा जाता रहा है, लेकिन अभी भी तमाम इलाकों में लोगों को 2 जून की रोटी हाथ रिक्शा के सहारे ही मिल रही है। इनमें बड़ी तादाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। ए रिक्शा वाले रोक के। नहीं बाबूजी, ये गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं बाबूजी क्या? ला। नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी क्या? चल, मुझे स्टेशन जाना है, नहीं तो पुलिस बुलाता हूँ। इधर ला। रख, नीचे रख, रख। 1953 में बलराज साहनी की फिल्म आई थी 2 बीघा जमीन। इन्हीं रिक्शे वालों के ऊपर ही वो फिल्म निर्धारित थी कि हाथ रिक्शा चलाकर ये लोग किस तरह की कमाई करते हैं और कैसा उनका दर्द होता है। बलराज साहनी ने बकायदा कोलकाता की सड़कों पर इसी तरह से हाथ रिक्शा चला के इनके दर्द को समेटने और सहेजने की कोशिश की थी। हाथ रिक्शा को बंद करने के लिए खूब आवाजें उठी, लेकिन रिक्शा चलाने वालों का दर्द किसी ने नहीं समझा। बंगाल में सरकार कोई भी रही हो, इनके हालात नहीं बदले। हम लोग का कमाई नहीं है, कभी 100 रुपया हुआ, कभी 50 रुपया हुआ, कभी 150 हुआ, बस हो गया। और कोरोना में तो बहुत मुश्किल रही होगी। कोरोना में तो भुखमरी था हम लोग के। भुखमरी की नौबत आ गई थी। खर्चा कैसे चला फिर घर का? घर का खर्चा, घर में तो क्या आदमी लोग खाया, कर्जा बयान करके खाया। तो क्या चाहते हैं सरकार, जो भी नई सरकार बने, आप लोगों के लिए क्या करे वो? तो सरकार नहीं कोई होगा तो अच्छा होगा। ये सरकार तो सब बुरा दिया है। इस सरकार ने कुछ अच्छा नहीं दिया है। कुछ नहीं अच्छा दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। कमाई पहले होता था, जब तक नोटबंदी जो हुआ ना, तब से कमाई हम लोग का चौपट है। नोटबंदी से आपकी कमाई चौपट हो गई। कितनी पहले कमाई होती थी, बाद में कितनी? हो जाता था 300, 400, 500 जो भी होता था हो जाता था। और नोटबंदी हुआ तब से 200, 250, 150, 100 ऐसा ही होता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के लिए काम करने के दावे चाहे जितने भी किए गए हों, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की प्रतीची इंस्टीट्यूट एंड एसोसिएशन स्नैप ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। लिविंग रियलिटी ऑफ मुस्लिम इन वेस्ट बंगाल नाम से आई इस रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा गरीब हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के सिर्फ 1% परिवार के पास ही प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह पर नौकरी है। ग्रामीण इलाकों में रह रही 47% मुस्लिम आबादी खेती और गैर कृषि योग्य काम में लगी हुई है। ग्रामीण इलाके में करीब 80% मुस्लिम परिवारों की कमाई प्रति माह सिर्फ 5,000 रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 38.3% मुस्लिम परिवार सिर्फ 2,500 रुपए महीने ही कमा पाता है। महज 3.4% मुस्लिम परिवारों की कमाई 15,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा है।
सियासी पार्टियों ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा, उनके विकास की बात कम की गई, उनका इस्तेमाल ज्यादा किया गया। इस बार भी मुस्लिमों तक शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, विकास की बात नहीं पहुंच रही है। CAA, NRC, NPR जैसे मुद्दे बंगाल के मुसलमानों को मथ रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं के मन में CAA, NRC, NPR को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आपको बता दें, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे तो उनकी ओर से कहा गया कोरोना काल से निजात मिलते ही CAA पर सरकार काम शुरू कर देगी, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार की ये जो योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की जाएंगी और यहां पर जितने लोग रहते हैं वो यहीं के हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं। यानी कि इन मुद्दों पर भी बीजेपी और TMC में दो फाड़ है। अमर्त्य सेन की संस्था की रिपोर्ट हो या फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सबका यही कहना है कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों की हालात बद से बदतर हुई। सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर में उनकी भागीदारी अपेक्षा से कम ही रही है। TMC ने लेफ्ट सरकार की तुलना में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट 5 गुना तक बढ़ा दिया, लेकिन मुस्लिमों के हालात ज्यादा नहीं बदले। पश्चिम बंगाल एक बार फिर विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है तो नजरें 2024 लोकसभा के चुनावी रण पर भी हैं, क्योंकि 2021 में बंगाल विजय का ट्रेलर ही बताएगा कि 2024 की सियासी फिल्म कैसी होगी। 2011 और 2016 के लिहाज से अगर 2021 में भी मुसलमानों का वोट अपने पक्ष में हासिल करके ममता बनर्जी जीती तो वो न सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाएंगी बल्कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत विपक्षी चेहरे के तौर पर भी आ जाएंगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो यकीनन 2024 के लिए उसे अजेय एक ऐसी विजय मिलेगी पश्चिम बंगाल से जो इसके लिए अभूतपूर्व होगी। 2019 में उस तरह का ट्रेलर बीजेपी दिखा भी चुकी है, लेकिन क्या 2024 में इस तरह की स्थिति बनाने का ट्रेलर 2021 के विधानसभा चुनावों में दिख जाएगा? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल का मुसलमान किसके साथ, इसी पर बातचीत करने के लिए अब्बास सिद्दीकी जो कि अध्यक्ष है इंडियन सेकुलर फ्रंट के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले चूंकि वक्त की कमी है इसलिए महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ लेती हूं। चूंकि चुनावी मैदान में आप उतर चुके हैं, गठबंधन को लेकर भी काफी अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, किन किन दलों के साथ गठबंधन को लेकर अब तक बातचीत हो चुकी है सिद्दीकी साहब? देखिए, वाम कांग्रेस के साथ बात चल रहे थे। हम चाह रहे हैं बंगाल में एक महाजोट गठबंधन बनाने के लिए जिससे वोट बंटवारा ना हो, यही हमारा कोशिश है। उसमें बात चल रहा है टेबल में वाम कांग्रेस के साथ, और हमारे साथ दलित, आदिवासी, छोटा छोटा बहुत सारे दल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वामपंथी साथियों को आप साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी बातचीत चल रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, हमने रिपोर्ट दिखाई फुरफुरा शरीफ का धार्मिक महत्व है। ऐसे में आपको लगता है क्या कि राजनीतिक रूप से लोग आपके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा है कि फुरफुरा शरीफ के सभी लोग उनके साथ हैं। देखिए, मेरा ईमान है, जो मेरा विश्वास है, गरीब के लिए काम करना ये मेरा ईमान है, पिछड़ा हुआ आदमी को उठाना ये मेरा ईमान है, जिसके पहनने में कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना ही मेरा ईमान है, जो भूखा है उसको खाना खिलाना ही मेरा ईमान है। अगर यही काम करना मेरा ईमान है और दुनिया वाले इसको राजनीति कहे तो इसमें गलत क्या है? ये हम जरूर करेंगे, इसमें बुराई क्या है? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। अब्बास सिद्दीकी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बेहतरी के लिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं, वाम दलों और कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी बातचीत लगातार जारी है।